वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इस सेशन के अंदर हम डेटा प्री प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। तो प्री प्रोसेसिंग रेफर टू द ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाइड टू आवर डेटा बिफोर फीडिंग इट टू द एल्गोरिथम्स। यानी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके ज़रिए से हम अपने डेटा सेट को क्लीन कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी उसको कैपेबल कर रहे होते हैं कि जब हम उसको एल्गोरिथम पे फीड करवाएं तो उसकी वर्किंग एप्रोप्रिएट वे में हो। ठीक है, यानी आपका डेटा सेट ऐसी कंडीशन में ना हो कि जब मैं उसमें एल्गोरिथम अप्लाई करूं तो वो बेहतर तरीके से हमें आउटपुट ना दे सके। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम एल्गोरिथम पे फीड करवाने से पहले अपने डेटा सेट पर अप्लाई करते हैं। फर्दर आगे लिखा हुआ है, डेटा प्री प्रोसेसिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द रॉ डेटा इनटू अ क्लीन डेटा सेट। यानी जिस फॉर्म पर आपको एक्चुअल डेटा मिला है, यानी जहाँ से भी आपने वो डेटा सेट रिट्रीव किया वो आपका रॉ डेटा है। ठीक है, उस रॉ डेटा को आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ डेटा प्री प्रोसेसिंग। इन अदर वर्ड, whenever the data is gathered from different sources, it is collected in a raw format which is not feasible for analysis। ठीक है, जब आपने एक डेटा सेट को रिट्रीव किया अपने पास तो वो रॉ फॉर्म में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपने रॉ फॉर्म में वो डेटा लिया है तो वो आपके लिए फिजिबल हो कि आप उसमें एनालिसिस कर सकें। यानी किसी चीज़ को आप उसमें से रिट्रीव करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को या नॉलेज को, तो उससे पहले आप क्या करोगे, उसमें प्री प्रोसेसिंग करोगे, यानी उसको क्लीन करोगे। तो ये स्टेप जो कि क्लीनिंग की है, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग कह रहे हैं। ठीक है, इस क्लीनिंग के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, इनमें मिसिंग डेटा हो सकता है। ठीक है, कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल डेटा राइट फॉर्म में नहीं हो सकता है, उसको राइट फॉर्म में लेकर आना। ठीक है, ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, प्री प्रोसेसिंग के कहलाते हैं। तो इन डिफरेंट स्टेप्स को हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किन किन स्टेप को नॉर्मली फॉलो करते हैं ताकि हम अपने डेटा सेट को क्लीन कर सकें, यानी उसमें प्री प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकें। तो प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करने से पहले जिन लाइब्रेरीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे ज़्यादा फेमस है पाइथन के अंदर और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती है, उन 3 लाइब्रेरीज़ के नाम नमपाई है, मैथप्लॉट लाइब्रेरी है और इसी तरह पैंडाज है। ठीक है, तो इसे समझते हैं कि क्या चीज़ है नमपाई। तो फर्स्ट लाइब्रेरी यहाँ पर लिखा हुआ है नमपाई, मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा सिमिलर टू मैथलैब। ठीक है, मैथलैब एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डिफरेंट मैथ्स से रिलेटेड या फिर AI से रिलेटेड एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, जो सिमिलर है, यानी जो काम आप यहाँ पर कर रहे हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, यानी नंबर्स के अंदर आप कुछ हैंडलिंग करना चाह रहे हो, एरे जनरेट करना चाह रहे हो, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना चाह रहे हो, उसको सॉर्ट करना चाह रहे हो, तो ये तमाम जो वर्किंग है वो नमपाई की लाइब्रेरी में बिल्टन तौर पे मौजूद है। इसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट काइंड्स के एरे को जनरेट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो नमपाई में मौजूद हैं। आगे उसी के हवाले से लिखा हुआ है, मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिक्सेस along with a large collection of high level mathematical functions to operate on these array। यानी एरे के अंदर, यानी वो 1D हो या मल्टी डायमेंशनल एरे हो, उसके अंदर जितने भी तरह के मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो नमपाई के अंदर इंटरनली स्टोर्ड हैं या मौजूद हैं। आप इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके वो तमाम फंक्शन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, मैथ प्लॉट लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइम के ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, यानी वो सिंपल एक पाई चार्ट हो सकता है या जो 2D ग्राफ होता है, और इसके अलावा मल्टीपल्स टाइप के ग्राफ्स हैं जो मैथ प्लॉट लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। इस लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज ग्राफ बना सकते हैं। जबकि पैंडास के हवाले से बात की जाए तो ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और इसके ज़रिए से इन सिंपल वर्ड जो डेटा सेट आपने अपनी मशीन पर इस्तेमाल करना होता है, पैंडास के ज़रिए से आप उसे अपनी मशीन के आईडी पर इंपोर्ट करवाते हो। इंपोर्ट कराने के साथ साथ आप उसे ब्रेक कर सकते हो डिफरेंट पार्ट्स में अपने कंप्लीट डेटा सेट को। तो ये तमाम काम पैंडास की लाइब्रेरी के ज़रिए से ही मुमकिन है। तो जो फॉर्मल डेफिनेशन बता रही है वो उसमें लिखा हुआ है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पैंडास इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रिटन फॉर अ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। यानी डेटा को मैनिपुलेट करना, जो आपका एक्चुअल डेटा सेट है, और उसको एनालाइज करना कि वो किस फॉर्म का है, उसे किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, कितने पार्ट्स उसके बनेंगे, यानी जितना काम आपके कंप्लीट डेटा सेट पे मैनिपुलेशन के रिस्पेक्ट से होगा वो पैंडास कर रहा होता है। इन पर्टिकुलर इट्स ऑफर डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल टेबल्स एंड टाइम सीरीज। ठीक है, जो न्यूमेरिकल डेटा टेबल से रिलेटेड डेटा है या टाइम सीरीज से रिलेटेड डेटा है, इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर्ड को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, यानी जो एक्चुअल डेटा सेट है, आप उसके अंदर कोई भी इंटरनली वर्क जब परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैंडास लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना होता है।
ओके, तो ये तो कुछ बेसिक थ्योरेटिकल सेशन हो गया। अब जो डेटा प्रोसेसिंग को हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो हम पाइथन पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए जो आईडीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, एनाकोंडा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली एनाकोंडा आप अपनी मशीन पर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये एनाकोंडा की प्रोफेशनल वेबसाइट है anaconda.com। आप यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पाइथन 3.7 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस हैं। ठीक है, कहीं चेंजेस करने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड दिस प्रोसेस चलेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ मिनट्स के बाद। कोशिश करें कि आपकी मशीन 64 बिट पे हो, क्योंकि जब आप एडिशनली आप आगे जाएंगे एनाकोंडा के अंदर या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस पे जब काम करेंगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है जो आसानी के साथ 64 बिट पर हो जाती है। ठीक है, 32 पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो कोशिश करें पहले तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपनी मशीन को 64 बिट पर लेकर आएँ और उसके बाद आप एनाकोंडा IDE को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होने के बाद आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट करेंगे तो एनाकोंडा नेविगेशन, ठीक है, जिसको हम नेविगेटर कहते हैं, आप उसे ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट इस तरह की स्क्रीन शो होगी और इस स्क्रीन पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर से आप देख रहे हैं। जुपिटर लैब है, नोटबुक को भी हम इस्तेमाल करते हैं, QT कंसोल है और यहाँ पर स्पाइडर भी मौजूद है जो कि जब आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। लॉन्च का मतलब है कि ऑलरेडी मौजूद है, आप इसे क्लिक करेंगे ये चीज़ ओपन हो जाएगी। जबकि इंस्टॉल का मतलब ये है कि ये आप एडिशनल सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर मौजूद है जिसे आप अपनी मशीन पर इस एनाकोंडा नेविगेटर के ज़रिए से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, हम जो भी काम करेंगे वो स्पाइडर IDE पर करेंगे। ठीक है, जब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो स्पाइडर IDE ओपन हो जाएगी जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है और ओपन होने के बाद ये हमें इस तरह से दिखेगी। तो ओवरऑल जो भी काम अभी हम करने वाले हैं वो स्पाइडर IDE में करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से उस वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये IDE हमें दिख रही है और ये एरिया जहाँ पर हम कोड करते हैं ये हमारा एडिटर कहलाता है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं एडिटर लिखा हुआ है, जबकि ये एरिया हमारे 3 डिफरेंट स्टैप पर मुश्तमिल है जो कि हेल्प है, फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आप अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और ये वेरिएबल एक्सप्लोरर है जिसके ज़रिए से आप जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं बाय नेम वो यहाँ पर टाइप और साइज़ के साथ विजिबल हो रहा होता है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली कंसोल बेस भी अपने आउटपुट को देख सकते हैं, यानी जो कोड आप यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे इस पार्ट पर उसका आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन तमाम चीज़ों को कैंसिल करते हैं कि अगर ये हमारी मशीन पर डिसअपेयर हो जाए तो हम किस तरह से अपनी मशीन पर वापस लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैंने तमाम चीज़ों को यहाँ से हटा दिया। इसके बाद आप व्यू पर आएंगे और पेन्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो एडिटर लिखा हुआ है जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+E। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हो एडिटर हमारा आ चुका है। यहाँ पर दोबारा जाएंगे व्यू पे और उसके बाद कंसोल IPython कंसोल है, इसे मैंने क्लिक किया, IPython कंसोल आ गया। ठीक है, इसी तरह से वेरिएबल एक्सप्लोरर इसी पे मौजूद है, वो भी यहाँ पर विजिबल हो गया। फिर हेल्प का ऑप्शन था, 2 चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है फाइल एक्सप्लोरर, तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और कंसोल भी हमने यहाँ पर ऐड करवा लिया। तो ओवरऑल जो IDs पहले हमें विजिबल हो रही थी डिफ़ॉल्ट तौर पर, अगर ये में से कोई भी चीज़ कैंसिल होती है तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि वो कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से हम उसे दोबारा ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने फाइल को एक्सेस करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेट जो है वो डेस्कटॉप पर मौजूद है तो पहले आप डेस्कटॉप पर आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C ड्राइव के अंदर यूज़र और फिर फ़हाद हुसैन और उसके बाद मशीन पे डेस्कटॉप पर मैं मौजूद हूँ, और जो भी फाइल यहाँ पर होगी उसके बाद मैं एडिटर के कोड के ज़रिए से उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर आपकी फ़ाइल होगी आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पर यहाँ पर उसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद ही आप कोड करेंगे ताकि जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट फाइल जो कि डेस्कटॉप पे मौजूद है तो ही ये प्रोग्राम आपका सिस्टमेटिकली सही आउटपुट देगा, वरना फिर कोई ना किसी टाइप की वो एरर ज़रूर होगी कि या तो डायरेक्टिव मिस है या जिस जगह से आप फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल हमारा डेटा सेट है। ठीक है, ये एक डमी डेटा सेट है और इस डमी डेटा सेट के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, जो सबसे पहले एक डेवलपर का ताल्लुक है किसी एक ख़ास सिटीज़ से। ठीक है, उसके बाद एक एट्रीब्यूट उसके एज का है, फिर उसकी सैलरी है, और उसके बाद मैंने उसका स्टेटस मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है कि वो मैरिड है या फिर नहीं है। ठीक है ना। एक्चुअली ये इस वक्त एक डमी डेटा सेट है और इसके ज़रिए से हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली किस तरह से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से हम उसे रीड करते हैं। ठीक है, डेटा किस किस तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो डेटा है हमारे पास वो 2 टाइप के होते हैं, या तो न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकते हैं या कैटेगोरिकल फॉर्म में हो सकते हैं, कैटेगरीज के फॉर्म पे हो सकते हैं।
यानी या तो इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक होंगे या फिर वो किसी स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डेटा को एक्सेस करते हैं और उस पर जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो डेटा किस फॉर्म में हो, न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को भी हैंडल करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म पे डेटा है हम उसे कन्वर्ट कर सकें किसमें, न्यूमेरिक फॉर्म पे, ठीक है, ताकि न्यूमेरिक फॉर्म पे जब वो डेटा कन्वर्ट होगा तो उसमें जो एनालिसिस का काम है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो जो एक्चुअल डेटा न्यूमेरिक में मौजूद है उस पर तो हम ऑलरेडी काम कर ही सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मिसिंग डेटा है, ठीक है ना, और इसी तरह ये भी मिसिंग डेटा है, ठीक। तो ये भी एनालिसिस का एक पार्ट है कि आपको जो डेटा सेट मिलने वाला है उसमें ये भी मुमकिन है कि कहीं पर कोई डेटा मौजूद ना हो, यानी वो डेटा मिस हो, ठीक है। ये भी मुमकिन है कि डेटा मिस होने के साथ साथ राइट फॉर्मेट में ना हो, ठीक है। अभी तो ये तमाम डेटा नॉर्मली राइट फॉर्मेट में, ठीक है। कोई डेटा ऐसा हो जो डेसिमल पॉइंट के साथ अकेला यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन इसके साथ तमाम जो रेस्ट ऑफ दी डेटा है वो डेसिमल पॉइंट के साथ मौजूद ना हो, ठीक है। तो इस सिनेरियोज पे डेटा मुमकिन है हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करके उसको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है, और क्लीन करने के बाद ही हम उस पर डिफरेंट काइंड के एल्गोरिथम्स या फिर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, जिन लाइब्रेरीज के हवाले से हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे पढ़ा, ठीक है। तो उसे इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए हम एडिटर एरिया पर आएंगे और एडिटर एरिया पर आने के बाद हम लिखेंगे इंपोर्ट numpy spy, ठीक है। मैं जूम करता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक लाइब्रेरी है numpy के नाम से, मैं उसे पाइथन से इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने एलियास लगाकर उसका नाम क्या दे दिया, py, यानी जब भी अब मैं py लिखूंगा एक्चुअली मैं किस पे काम कर रहा हूँ, numpy पर काम कर रहा हूँ। सिमिलरली मैथ प्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा तो उसके लिए लिखूंगा मैं इंपोर्ट मैथ प्लॉट lib as .py plot splt। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ प्लॉट लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है py प्लॉट की, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट काइंड के चार्ट्स या ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। मैंने उसको इंपोर्ट किया और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एलियास देकर मैंने एक नाम दे दिया। एंड सिमिलरली उसके बाद मैं एक पैंडास के नाम से एक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करूँगा जिसको मैंने pd के नाम से एलियास दे दिया। नाम देने के बाद ये तीनों लाइन ऑफ कोड को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया है तो ये आउटपुट यहाँ पर शो हो चुका है। इसका मतलब है ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है ये तमाम लाइब्रेरीज। अगर इसमें कोई भी एरर होता तो वो यहाँ पर शो हो रहा होता, जिससे मुझे पता चलता या डेवलपर को या डिज़ाइनर को पता चलता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। तो सबसे पहले तो हमने ये इंपोर्ट कर दिया कि लाइब्रेरीज किस तरह से इंपोर्ट होती हैं और उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद बारी आती है उस डेटा सेट को इंपोर्ट करने की जो एक्चुअली मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है। लिहाजा इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त डेस्कटॉप को एक्सेस कर चुका हूँ और डेस्कटॉप पे एक डेटा मेरा मौजूद है कॉमा सेपरेटेड फाइल में, जिसका एक्सटेंशन है CSV, ठीक है। तो ये एक्सेल का एक फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर डेटा जो होता है वो कॉमा के ज़रिए से एक साथ सेपरेट होता है, ठीक है। तो लिहाजा इस डेटा सेट पर हम नॉर्मली काम करेंगे, ओवरऑल जो भी हमारे एल्गोरिथम्स होंगे, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करवाने के लिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा सेट के नाम से और उसके बाद pd.read, आप देख रहे हैं सेकंड इंटेलिजेंस में शो हो रहा है read_csv, यानी मैं इस फाइल को रीड करवाना चाहता हूँ। तो सिंगल कोटेशन मैंने ओपन क्लोज किया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद मैं उस फाइल का नाम रखूँगा तो dataset.csv, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये वो लाइन है जिसके ज़रिए से जो लाइब्रेरी डेटा सेट के नाम से मौजूद है वो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। लिहाजा इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद शिफ्ट एंटर के साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इट्स टेक फ्यू सेकंड इन प्रोसेस नाउ और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे ही मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर पर आता हूँ, आप यहाँ देख रहे हो डेटा सेट के नाम से एक वेरिएबल एग्जीक्यूट हो चुका है जिसका टाइप डेटा फ्रेम है और 10/4 इसकी साइज़ है, यानी ओवरऑल जितना भी इसमें डेटा सेट मौजूद था वो सारा इंपोर्ट हो चुका है। लिहाजा मैं डेटा सेट पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हो कि एक्चुअल जो डेटा सेट मेरे एक्सेल के CSV फाइल एक्सटेंशन पर मौजूद था अब वो मेरे इस IDE पर इंपोर्ट हो चुका है और ओवरऑल डेटा अब इंडेक्सिंग के फॉर्म पर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये इंडेक्सेस का जो कॉलम है ये एडिशनली हमारा ये ID यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा है, ऑल्दो डेटा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेवलपर, एज, सैलरी एंड मेरिट्स, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने डेटा सेट को डिवाइड करना है दो पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि अभी जो डमी डेटा हमारे पास मौजूद है हम ये समझते हैं कि डेवलपर्स, एज और सैलरी के बिहाफ पर, यानी इस तीनों वेरिएबल्स
जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके बिहाफ पर मैं ये बताऊंगा कि जो डेवलपर्स जिसका ताल्लुक कराची से और जिसकी उम्र 42 है ये मैरिड है या नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा आउटपुट है जिसके बिहाफ पर हमें इन फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाना है कि जब कोई एम्प्लॉय आता है और उसकी सैलरी और एज इतनी है तो हम क्या प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि वो इस वक्त सिंगल है या फिर मैरिड है। ठीक है ना, ये एक डमी डेटा है ऑल तो इसके लिए मुझे अपने डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो डेवलपर एज और सैलरी का है, जबकि सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, मैरिड पे होगा। ठीक है, जो हमारा फाइनल आउटपुट है। लिहाजा डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं x, और x के अंदर मैं लिखता हूँ डेटा सेट डॉट आई लॉक। ठीक है, इस लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉलन कॉमा कॉलन -1 डॉट वैल्यूज। सिमिलरली मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, इस कैपिटल X की जगह y लिखा मैंने, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ओनली कॉमा के बाद 3 लिखा। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज ऑलरेडी वैसी लिखी हुई है। जूम करते हैं और इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। X के अंदर अगर मैं एक्चुअल डेटा सेट यहाँ पर दिखाऊं तो हमें पता है कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो डेवलपर 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, और ये 3 है। मैंने ये कहा कि X के अंदर डेटा सेट वेरिएबल में से तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू लेकर आओ जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द बिगनिंग एक्सेप्ट -1। एक्सेप्ट -1 का मतलब है कि जो वैल्यू राइट हैंड से शुरू होगी तो इसका मतलब है ये एट्रीब्यूट -1 है, क्योंकि इंडेक्स राइट से अगर लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो वो 0 से, और जबकि हम राइट हैंड से शुरू करते हैं तो -1। तो -1 के एक्सेप्ट देखने से की वजह से क्या हो गया, डेटा सेट डेवलपर एज और सैलरी ये तीनों एट्रीब्यूट्स कैपिटल X के अंदर स्टोर हो चुके हैं। जबकि नीचे वाली लाइन पर जहां y को मैंने सेपरेट किया वहां पर ये बताया हुआ है कि तमाम वैल्यूज लेकर आओ किस कॉलम की, 3 कॉलम की। तो अगर एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट से हम कॉलम देखें 0 1 2 3, तो ये 3 तमाम वैल्यूज इस वेरिएबल y में स्टोर हो जानी चाहिए। लेट्स सी, इन दोनों लाइनों को एग्जीक्यूट करते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, दोनों एग्जीक्यूट हो गए। वेरिएबल एक्सप्लोरर पर आप मौजूद हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ y मौजूद है। मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली चाहूँ तो कैपिटल X लिख कर एंटर कर सकता हूँ। मैंने जैसे एंटर किया आप देख रहे हैं कि ऑल वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है, जो X के अंदर मौजूद हुई है मेरे डेटा सेट से। और इसी तरह मैं यहाँ पर अगर स्मॉल y लिख कर एंटर प्रेस करूँ तो आप देख रहे हो कि वो तमाम वैल्यूज जो यस नो के फॉर्म पे थी वो यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ओवरऑल हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद अपने डेटा सेट को भी इंपोर्ट करके अपने डेटा सेट को हमने दो हिस्सों में यानी डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिवाइड कर लिया है। अब बारी आती है कि हम इस पे किस तरह से मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं एक्चुअल डेटा सेट को देखूं तो इसके अंदर ये वो डेटा है जो मिसिंग है, NaN विच मीन नॉट अ नंबर, हियर इज ऑल्सो नॉट अ नंबर। तो मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इन तमाम वैल्यूज़ के एवरेज निकालूं और जो एवरेज की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दूं। इसी तरह मैं इन तमाम वैल्यूज़ के मीडियन निकालूं और मीडियन निकालने के बाद यहाँ पर वैल्यू फीड करवा दूं। इसी तरह एक तरीका ये हो सकता है कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू रिपीट हो रही है उस वैल्यू को यहाँ पर ऐड करवा दूं। ठीक है ना, तो मिसिंग वैल्यू इस तरह से हैंडल हो जाएगी हमारी। तो इसे ऐड करवाने के लिए जिस लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करेंगे यानी scikit-learn, ठीक है, तो scikit-learn ओवरऑल जो भी हम अब मशीन लर्निंग या डेटा साइंस पे काम कर रहे होंगे वो इस पे काम करेंगे। ये इसकी प्रोफेशनल साइड है, ठीक है। और scikit-learn के हवाले से जो इसकी बेसिक डेफिनेशन इसकी वेबसाइट पे लिखी हुई है, सिंपल एंड एफिशिएंट टूल फॉर डेटा माइनिंग एंड डेटा एनालिसिस, एक्सेसिबल टू एवरीबडी एंड रीयूजेबल इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, builds on NumPy, SciPy and Matplot library, open source, commercially usable, BCD license। यानी इन सिंपल वर्ड हम इसे यूज़ करते हुए डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिथम हैं वो आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं जूम आउट करके ओवरऑल इस पेज को शो करूं तो इसमें आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी, रिडक्शन, मॉडल सिलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग जो अभी हम कर रहे हैं, इनकी तमाम की एग्जांपल्स विद कोड यहाँ पर मौजूद है। तो मेरी ये यहाँ पर राय है कि आप इस साइट पर जाकर इन चीज़ों को पढ़ें, ठीक है, ताकि आप एडिशनली रीडिंग के तौर पे यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली scikit-learn किस तरह की लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करता है और हम किस तरह से इसे इस्तेमाल करके सिंपलेस्ट वे में अपने कोड को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करेंगे मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए। लिहाजा हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए सबसे पहले मैं sklearn.preprocessing से इंपोर्ट करवाता हूँ इम्प्यूटर को।
एक वेरिएबल बनाते हैं इम्प्यूटर के नाम से, वाज़ेह है वो इम्प्यूटर कैपिटल आई के साथ है और इस वक्त जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो स्मॉल आई के साथ है, दोनों चेंज हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसी इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट को, और स्मॉल ब्रैकेट जैसे मैंने ओपन किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि इंटेलिजेंस में शो हो रहा है कि मिसिंग वैल्यू नॉट अ नंबर। स्ट्रेटजी में आप मीन मॉल के बिहाफ पर वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है, मीडियन के रिस्पेक्ट से करवाना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आएंगी। कौन से एक्सिस में हैं उन चीज़ों को भी आप इस्तेमाल करके बता सकते हैं। तो इनके वैल्यू को फिल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मिसिंग वैल्यू। तो मैंने लिखा मिसिंग अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल साइन इन्वर्टेड कॉमा NaN, ठीक है, जिस फॉर्म पर वहाँ पर वैल्यू लिखी आ रही थी। इसी तरह मैंने कॉमा प्रेस किया और उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रेटजी इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा मीन, ठीक है, और उसके बाद फिल वैल्यू को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर यूज़ करते हैं नन। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी जो वैल्यू की ज़रूरत थी मुझे, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि आप जहाँ पर इम्प्यूटर के फंक्शंस को लिख रहे हैं वहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ आई प्रेस करें और ये आपको हेल्प ऑप्शन पर इसके हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, जैसे ही कंट्रोल आए आप यहाँ पर प्रेस करेंगे इम्प्यूटर के पास आकर, तो ये हेल्प में इस फंक्शंस को या इस क्लास को ओपन करके दे देगा, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्लास का नाम लिखा आ रहा है और साथ ही साथ आप जब नीचे आओगे तो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि मिसिंग वैल्यू यहाँ पर NaN का क्या मतलब है, जो कि ऑप्शनल है, और डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर NaN लिखते हैं। इसी तरह स्ट्रैटेजी में आप देख रहे हो मीन है, मीडियन है और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक्सिस पे आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। और ऑल्दो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एडिशनली ये इतने इंपॉर्टेंस नहीं है इस कंडीशन के रिस्पेक्ट से, लेकिन आप चाहें तो इनको पढ़कर समझ सकते हैं कि एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये तमाम एट्रीब्यूट्स के हवाले से स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन भी बताते हैं और कुछ एक्सिस की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख कर बता रहे होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एक्सिस इक्वल टू 0 कॉलम ओनली कंटेन मिसिंग वैल्यू एट फिट आर डिस्कार्ड अपॉन ट्रांसफॉर्म, यानी जैसे ही आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर इम्प्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर मीन यूज़ की हुई है और उसके बाद फिल वैल्यू नन इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद हम वैल्यू वेरिएबल इम्प्यूटर को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद इसे फिट करवाएंगे। तो मैंने कॉल किया इम्प्यूटर डॉट फिट स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद हमारा वेरिएबल होगा जो कि x है, क्योंकि अभी हम जो वैल्यू फिट करना चाह रहे हैं वो जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वेरिएबल कैपिटल X पर मौजूद है, ठीक है। तो कैपिटल X की जो भी वैल्यू है यहाँ पर एज लाइक दिस, तो मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लेकर आते हैं और ये एट्रीब्यूट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 to 3। तो मैं इसकी जगह चाहूँ तो 1 to 3 भी लिख सकता हूँ। बात वही है कि ऑल वैल्यूज़ लेकर आओ फ्रॉम एट्रीब्यूट्स 1 to 3, तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी वहाँ तक। इसके बाद हम यहाँ पर पैकेट को भी क्लोज करते हैं। ये करने के बाद जब आपने फिट करवा लिया और फिट करवाने के बाद आप फाइनली जो वैल्यूज़ आपकी मिसिंग वैल्यू आपके वेरिएबल में गई है आप उसको ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, यानी कन्वर्ट करवाएंगे। आपने पहले वैल्यू फिट करवा ली कि जहाँ जहाँ पर NaN है वहाँ पर ओवरऑल एट्रीब्यूट्स की जो मीन वैल्यू होगी वो वहाँ पर जाकर फीड होगी। अब फाइनली ट्रांसफॉर्म होगा। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल की वैल्यू, यानी ये वेरिएबल है हमारा, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है इम्प्यूटर, उसके ज़रिए से हम अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म वही वैल्यू होगी जो ओवरऑल है यहाँ पर। दैट्स इट। तो कोड को अगर मैं रफली दोबारा शो करूँ तो सबसे पहले हमने एसके साइकिट लर्न से इम्प्यूटर क्लास को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद एक वेरिएबल इंपोर्टर के नाम से बनाया। उसके अंदर तमाम स्ट्रैटेजी बताई कि कौन कौन से मिसिंग वैल्यू होंगी और स्ट्रैटेजी उसकी क्या होगी। फिर इम्प्यूटर को यूज़ करते हुए हमने उन वैल्यूज़ को फिट किया और फिट करने के बाद वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेट्स सी एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि ये इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है। तो सिलेक्शन के बाद शिफ्ट एंटर किया, एग्जीक्यूट किया एंड लेट्स सी।
ओके, नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत हुई। जहाँ पर फिल वैल्यू लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने एक्सेस 0 लिखा है, क्योंकि फिल वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, और एक्सेस 0 के हवाले से डेफिनेशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं चेक करता हूँ अपने डेटा को कि एक्चुअली हमारी जो वेरिएबल x है, ठीक है, जो कैपिटल X के साथ है, क्या उसमें वैल्यू मीन के रिस्पेक्ट से ऐड हुई है या नहीं। और बिल्कुल आप देख रहे हो कि कराची की जो वैल्यू है, यानी कराची के सामने जो हमारी एज वैल्यू है, वो यहाँ पर फीड होकर आ चुकी है, ये मिसिंग वैल्यू ऐड हुई है, और इसी तरह यहाँ पर भी ये वैल्यू मिसिंग ऐड हो चुकी है। और अगर हम एक्चुअल डेटा सेट से इसको कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कराची के सामने जो है NAN है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐड होकर आ चुकी है। और इसी तरह लाहौर का जो सेकंड एट्रीब्यूट सैलरी का है, वो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू को ऐड करके ला चुका है। जो स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पर ऐड करवाई गई है वो किसकी है, मीन की, ठीक है। तो मीन के रिस्पेक्ट से हमारा डेटा मिसिंग वैल्यू पर जाकर क्या हो चुका है, फीड हो चुका है। लिहाजा जो काम मैंने मीन के रिस्पेक्ट से किया है, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे मैंने पेस्ट किया सेकंड टाइम, यानी फर्स्ट कोड ये रहा हमारा। अब मैं अपने वेरिएबल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि जो ओवरऑल काम हमारा x पर हो रहा है वो अपनी जगह वैसे ही होगा। लिहाजा मैं इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करके मैंने इसका नाम दे दिया $x, ठीक है। $x यहाँ पर देने की वजह यह है कि अब मैं जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर मीन की जगह इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो क्या इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मीडियन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लिहाजा सबसे पहले हम इस कोड को सेपरेटली एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेपरेटली एग्जीक्यूट होने के बाद $x वेरिएबल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, लेट्स सी, ठीक है। डबल वेरिएबल वैसे ही बन चुका है जैसे सिंगल वेरिएबल x था हमारे पास। अब हम जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसे $x करेंगे, और अगर मैं इम्प्यूटेड क्लास को दोबारा शो करूँ आपको, तो आपको याद होगा कि जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमारे पास थी वो पहले मीन की थी, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीडियन। तो अब मैं स्ट्रैटेजी में उसकी जगह क्या लिख देता हूँ, मीडियन लिख देता हूँ। ओवरऑल कोड हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मैं इस लाइन को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। $x एंटर प्रेस किया मैंने, और अब आप देख रहे हो कि मीडियन की रिस्पेक्ट से यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। मीडियन में क्या होता है, मीडियन के अंदर हमें पता है कि हम सबसे पहले अपने डेटा को सॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, और सॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद जो मिड की वैल्यू होती है, यानी मिड की, उस मिड की वैल्यू को हम वहाँ पर लाके क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी थी। तीसरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो लिहाजा इस कोड को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, और जहाँ पर मीडियन लिखा हुआ है उसकी जगह मैंने मोस्ट फ्रीक्वेंट किया। वेरिएबल का नाम $x से मैं $x कर देता हूँ। तो जिस तरह से यहाँ पर $x किया, हमारे पास सिर्फ $x तक वेरिएबल है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या कर देता हूँ, $x। तो इस लाइन को पहले एग्जीक्यूट करना होगा, यानी हमें वेरिएबल बनाना होगा। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया। उसके बाद जो थर्ड चंक ऑफ कोड था मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, शिफ्ट एंटर, कोड एग्जीक्यूटेड, वेरिएबल $x एंटर, एंड नाउ इट्स वर्क। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट के अंदर क्या हुआ, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही थी आपके एक्चुअल एट्रीब्यूट में, उसने उस वैल्यू को रीड किया और उसके बाद उस जगह पर जाकर फीड करवा दिया जिस जगह पर हमारी मिसिंग वैल्यू मौजूद थी। तो आगे चलते हैं। अभी तक हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि हम किस तरह से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कमेंट भी ऐड कर दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग में हमें आसानी हो। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, उसके बाद डेटा सेट किया, मिसिंग वैल्यू हैंडल की 3 तरीके से, ठीक है, कि हम मीन एंड मीडियन और उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को किस तरह से हैंडल करते हैं। अच्छा, अब हमें एक बात समझनी है कि अगर आप इस डेटा सेट ओरिजिनल पे देखो तो यहाँ पर डेवलपर का ये जो एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्म पर है। और हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि जब भी हम डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं फॉर एनालिसिस, हमारी कोशिश ये होती है कि हम न्यूमेरिक फॉर्म पे डेटा को लेकर आएँ। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो सिटीज़ के नेम है इसे हमें न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें लेबल इनकोडर क्लास को यूज़ करना है, और लेबल इनकोडर के ज़रिए से हम क्या करेंगे, इसे हैंडल करके न्यूमेरिक फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो उसमें नॉर्मली कराची, लाहौर एंड मुल्तान 3 सिटीज़ हैं जो कि फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को 0, 1, 2 या फिर 1, 2, 3 नंबर में कन्वर्ट कर दूँ तो इसकी हैंडलिंग में मेरे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हैंडल करने के लिए हम इस काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं scikit-learn से एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग,
जो कि ऑलरेडी हम यहाँ से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, और अब जो हम क्लास इंपोर्ट करवाएंगे उसे हम कहते हैं लेबल इनकोडर। ओके, लेबल इनकोडर वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम लेबल इनकोडर को फिल करते हैं। ओके, देन जो हमारा एक्चुअल डेटा था जो कि x का है, हाँ उसे हम फीड करेंगे अभी। तो जो एक्चुअल हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा है वो 0 इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो यही वजह है कि हमने x की तमाम वैल्यू ली कि यहाँ थी 0 इंडेक्स की, यानी कॉलम पर जितने भी 0 इंडेक्स में वैल्यू है वो इस वेरिएबल में फीड करवा दिया मैंने। और इसको बराबर करते हैं हम लेबल इनकोडर, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर x कर देता हूँ क्योंकि यही काम हमें y एक्सिस के लिए भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये भी एट्रीब्यूट्स है जो कि इस स्ट्रिंग फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो यही वजह है कि हमने इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर x लिख दिया। अब मैं इसी वेरिएबल को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर हम फिट करेंगे इसे डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जो जितनी वैल्यू है हमारी वो बिल्कुल वही है जो यहाँ पर लिखी हुई है। हमने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर अभी तक जो 3 लाइन के कोड है हमने यहाँ पर ये काम किया है कि सबसे पहले तो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई, ठीक है, जो कि scikit learn प्री प्रोसेसिंग की है लेबल इनकोडर। और लेबल इनकोडर पे सबसे पहले हमने वेरिएबल को लिया और वेरिएबल को लेने के बाद हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हमारी स्पेलिंग की गलती थी, हमने उसको यहाँ से सही किया। तो ओवरऑल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो वेरिएबल x है इस वक्त यहाँ पर, उसके अंदर ये वैल्यू मौजूद है एट्रीब्यूट 0 इंडेक्स की, और उसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं लेबल इनकोडर के ज़रिए से, किस में, न्यूमेरिक फॉर्म पे। तो मैं इन तीनों लाइनों को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने वेरिएबल पर, आप देख रहे हो x ऐसे ही मौजूद है। और अब हम यहाँ पर x को चेक करते हैं, तो मैंने कैपिटल X लिख कर एंटर किया और आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली जहाँ पर सिटीज़ लिखे हुए आ रहे थे 0 and 1 2 पर वो क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं डेटा को एनालाइज कर रहा हूँगा तो एक ही एट्रीब्यूट के अंदर 0 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है। तो अब हैंडल करना मुश्किल हो गया कि किस एट्रीब्यूट पे किस लाइन पर 0 होगा तो मैं आगे जाऊँगा और किस लाइन पर 1 होगा तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल से क्या मुराद है, जहां पर वैल्यू 1 है इसका मतलब है हम उसे करते हैं एक्टिव, और उसके सामने जो 2 सिटीज हैं उसको हम कर देते हैं डीएक्टिव। कैसे, पहले डेटा सेट पर अगर आप देख रहे हो तो यहां लिखा है कराची। अगर मैं इस डेवलपर वेरिएबल को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, यानी इसका नाम रखूं डेवलपर 1, इसका 2 और इसका 3, और यहाँ पे लिखूं 1 और उसके आगे लिख दूं 0 0, तो इसका मतलब है कि इस वेरिएबल में कराची है और कराची के आगे जो लाहौर और मुल्तान है उन दोनों में 0 लिख दिया मैंने। तो उसका मतलब है इस लाइन पर कराची ही पॉसिबल है, लाहौर एंड मुल्तान नहीं हो सकते। सेकंड लाइन पे लाहौर लिखा हुआ है तो इस जगह पर 0 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर 1 लिखा आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ये सिटी कराची के लिए रिजर्व्ड है, ये लाहौर के लिए और ये मुल्तान के लिए। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं डमी वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट। तो डमी वेरिएबल्स फॉर्म करने के लिए, यानी अब 0 1 2 जो कि एक ही एट्रीब्यूट्स में आ रहे हैं, इनको हम अलग अलग डिवाइड करना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम प्री प्रोसेसिंग scikit learn की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिस क्लास को अब हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसका नाम होगा वन हॉट इनकोडर। तो वन हॉट इनकोडर, ओके। और उसके बाद हम यहाँ से काम शुरू करते हैं। तो वेरिएबल बनाया, वहाँ वो कैपिटल क्लास है, यहाँ वेरिएबल मैंने स्मॉल लेटर से बनाया और यहाँ पर हम उसी क्लास को यूज़ करने लगे। लिहाजा मैं उस क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट करके स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं और कंट्रोल आई प्रेस करते हैं ताकि हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया है, डेटा मॉडलिंग के लिए क्लास यूज़ हो रही है और उसके हवाले से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकोड कैटेगोरिकल इंटीजर फीचर यूजिंग अ वन हॉट का वन ऑफ के स्कीम्स, ठीक है। और अगर आप इसके पैरामीटर्स को देखें तो ऑटो इंक्रीमेंट्स है, इंटीजर है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के हवाले से बताया जा रहा है। और नीचे एक एग्जांपल देकर भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आप वन हॉट इनकोडर को इस्तेमाल करते हुए अपने वैल्यूज़ को
इस फॉर्म पर लेकर आते हो जो कि डमीज़ फॉर्म में, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यूज़ हमारी इस फॉर्म में थी और उसके बाद हमने इसको डमीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है ही न्यूमेरिक फॉर्म पे। हमारे पास तो पहले वैल्यू किस फॉर्म में थी, स्ट्रिंग में थी। स्ट्रिंग के बाद हमने उसको किस में, न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, और न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको डमीज़ वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी जीरोज़ एंड 1 के फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं। तो लिहाजा जो इसके पैरामीटर हैं उसमें सबसे पहला पैरामीटर आप यहाँ देख रहे हो, कैटेगोरिकल फीचर्स। तो इस वेरिएबल को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ उसे पेस्ट किया और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, अपने वेरिएबल x को कॉल करते हैं और हम फिट करेंगे और उसके बाद हमारा काम x के लिए एंड हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है हमारा डॉट फिट, x को करेंगे और उसके बाद हम इसे एरे में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट। तो एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ तक तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर चुके थे और अभी जो हमने काम किया है वो इन दोनों लाइनों पे किया है। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, नॉट डिफाइन। ओके, हमने वन हॉट इनकोडर को पहले ऐड करवाना है क्योंकि इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, और उसके बाद हम फीचर ऐड करवाते हैं। तो बैड इनपुट शेप 10/3, कुछ डायमेंशन एरर है, तो इसे हम समझते हैं कि 10/3 क्या है। तो गलती हमारी सबसे पहले तो ये थी कि मैंने यहाँ पर वन लेबल जो इनकोडर यूज़ किया हुआ था वो इस वेरिएबल को यूज़ किया हुआ था, ऑल्दो हमें ये वेरिएबल यूज़ करना था क्योंकि अभी जो हॉट इनकोडर हमने क्रिएट किया है फीचर कैटेगरी के ज़रिए वो इसी वेरिएबल में। तो लिहाजा ये करने के बाद जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया है तो आप देख रहे हो कि कैटेगोरिकल या डमीज़ वेरिएबल्स फॉर्म यहाँ पर हो चुके हैं। इसको बेहतर तरीके से देखने के लिए मैंने एक्स पर डबल क्लिक किया और अब आप देख रहे हो कि जो एट्रीब्यूट्स हमारे सिंगल एट्रीब्यूट्स पे हुआ करता था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब फ्यूचर में प्रोडक्शन होगी वो 0s and 1 पर हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यानी सिस्टम को समझाने के लिए इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन हम ये बता चुके हैं यहाँ पर कि जो पहली सिटी है उसके मुराद क्या है, कराची, ये यहाँ पर लाहौर है और ये क्या है, मुल्तान। तो जहाँ जहाँ पर इन लाइनों पर 1 लिखा हुआ है उनके सामने आप कहीं पर भी 1 नहीं देखेंगे। फिर इसी तरह अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो उसके राइट एंड लेफ्ट पर आप 1 नहीं देख सकते। तो जो इस बात के लिए अंडरस्टूड हो गया कि आपका डेटा सबसे पहले न्यूमेरिक फॉर्म पे गया और न्यूमेरिक फॉर्म पर जाने के बाद वो डमीज़ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर फ्यूचर प्रोडक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। ये काम करने के बाद, ठीक है, अब हमें अपने डेटा को क्या करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, जो कि हमारे सबसे मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने डेटा को अब मशीन के लिए ट्रेनिंग के लिए देना चाहते हैं। तो जो एक्चुअल डेटा सेट है आप उसमें से क्या करते हैं कि समटाइम्स 60 या 80% डेटा के ज़रिए से अपनी मशीन को आप क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी डेटा होता है उसके ज़रिए आप अपने मशीन के मॉडल को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना है, अपने डेटा को डिवाइड करना है। लेट्स सी ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सेकंड लर्न को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हम सेकंड लर्न को ही यहाँ यूज़ करेंगे, और इसमें से जिस लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे वो है क्रॉस वैलिडेशन। तो क्रॉस वैलिडेशन, और इसमें से हम इंपोर्ट करते हैं ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है। इसके ज़रिए से आपका डेटा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक ट्रेनिंग और एक टेस्टिंग में। उसके बाद मैं वेरिएबल बनाता हूँ एक्स ट्रेन, ठीक है, और इसी तरह एक्स टेस्ट, इसी तरह वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। तो वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल एक्स कैपिटल है और एक वाई है। तो जो कैपिटल एक्स है वो एक इंडिपेंडेंट एरिया है या वेरिएबल है, और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोनों में से हमें डेटा को डिवाइड करना है ना, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। तो इसीलिए मैंने 4 वेरिएबल्स यहाँ पर फॉर्म किए हैं। इन चारों को टेस्ट करने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए हम इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा मैंने इस क्लास का नाम लिखा और उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। आप देख रहे हैं ऑप्शन में एरेज लिखा आ रहा है, और जो भी हमारे पास एक्स और वाई में वैल्यूज़ है वो एरे के फॉर्म में, लिहाजा कैपिटल एक्स स्मॉल वाई, और उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेस्ट साइज़ को। तो टेस्ट साइज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ 0.2, ठीक है।
यानी 20% हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे और बाकी द रेस्ट ऑफ दी जो 80% होगा उसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, मशीन को ट्रेन करेंगे। तो 0.2 यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद रैंडम स्टेट बताएंगे हम। तो रैंडम स्टेट हमारी 0 होगी, कोई भी स्टेट हो सकती है रैंडमली, और दैट्स इट। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर x एंड y दो वेरिएबल्स हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे थे हमारे। अब मैं इन दोनों लाइनों को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, तो ये एक वार्निंग है, इस वार्निंग को हम समझते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो मॉड्यूल्स इन विच आर रिफ्लेक्टेड क्लास फंक्शन आर मूव्ड। ठीक है, तो इसका हल ये है कि जो चीज़ हम पहले ट्रेनिंग टेस्ट के ज़रिए से कर रहे थे वो इस वर्जन में क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। यानी जो हम एडिशनल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये मूव हो चुकी हैं। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा मॉडल सिलेक्शन। जहाँ पर हम क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ हम यूज़ करेंगे मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। बाकी जो क्लास है हमारी वो वही रहेगी, यानी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। लेट्स सी अगेन, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, इट्स एग्जीक्यूटेड। और अब आप देख रहे हो कि हमारा ट्रेनिंग टेस्ट डेटा जो है वो फर्दर हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो सबसे पहले ओरिजिनल डेटा हमारे पास x था। ठीक है, x को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो हेयर इट इज़ योर टेस्टिंग जो कि 20% है, और ये वो ट्रेनिंग है जो हमारा 80% है। तो आप देख रहे हो कि 80% एक जगह डेटा हो गया और 20% डेटा एक जगह हो गया जो कि ट्रेनिंग का। इसके बाद उसी डेटा सेट में से दो हिस्सा डिवाइड है और वो है y एंड y ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं y को यहाँ पर शो करूँ तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, ट्रेनिंग है, सॉरी ये ओरिजिनल है, और ये टेस्टिंग डेटा है और ये ट्रेन डेटा है। तो 20 और 80 का रेशो यहाँ पर भी हमारे पास चल रहा है। फाइनली इस सेशन के अंदर जो हम काम करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड करना डेटा को। स्टैंडर्डाइज्ड से मुराद ये है कि इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो अगर मैं सिंपल इस डेटा की बात करूं, यानी अगर मैं इस डेटा को देखूं या फिर इस डेटा को देखूं, तो इसमें डेटा के दरमियान आप देख रहे हो कि डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस से क्या मुराद है, अगर मैं बात करूं ये 42 की, तो ये 42 इस 32 से एक डिफरेंस है 10 का। ठीक है, इसी तरह से आप इस 32 से इस 43 का डिफरेंस निकालो, एक डिफरेंस है जो हर एक लाइन पर ज़्यादा या फिर कम हो रहा है। तो डिफरेंसेस के दरमियान वेरिएशन है। ये वेरिएशन सिंपल डेटा के लिए हमारे लिए तो सही है, लेकिन जब हम इस मॉडल को ट्रेन करके प्रोडक्शन के फॉर्म पर लाते हैं तो वहाँ पर ये आपके मॉडल के लिए, प्रोडक्शन के लिए कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए scikit-learn आपको एक फीचर अप्लाई करके देता है या मशीन लर्निंग की एक टेक्निक देता है जिसकी वजह से आपका ये ओरिजिनल डेटा अपनी जगह वैसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनली तमाम डेटा है वो +1 से -1 के दरमियान क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। यानी ये पूरा जो एक्चुअल डेटा है ये तमाम डेटा किस में फॉर्म हो जाएगा, +1 से लेकर -1 के दरमियान। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मॉडल प्रोडक्शन की बारी आएगी तो डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑल्दो एक्चुअल डेटा हमारा वैसे ही रहेगा और रिजल्ट भी हमारा वैसे ही आएगा इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम स्टैंडर्ड एंड फिट द डेटा फॉर बेटर प्रोडक्शन के कमेंट के नीचे आते हैं और यहाँ से काम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम scikit-learn से लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्योंकि हम x के लिए ये काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो और इसके अंदर हम इस क्लास को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, Ctrl+I प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर आप एडिशनली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि scikit-learn की ये लाइब्रेरी किस लिए इस्तेमाल हो रही है, और ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि हम क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक छोटी सी एग्जांपल से ये चीज़ भी समझाई गई है कि ये ओरिजिनल डेटा सेट है और उसके बाद इसकी कन्वर्जन यहाँ पर किस तरह से हो चुकी है। +1 और -1 के दरमियान आपको डेटा दिख रहा है ये। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल है जो एरे के फॉर्म पर करवाई गई है। इससे फ़ायदा जो हमने स्टार्टिंग पर भी जिक्र किया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लिहाजा इस लाइब्रेरी के अंदर मैंने अपनी क्लास का नाम फीड करवा दिया। अब जो दो डेटा सेट है हमारे पास, x ट्रेन एंड y टेस्ट, उसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर x test and similarly x underscore train,
और जो काम हम टेस्ट के लिए करेंगे वही ट्रेन के लिए भी करेंगे। लिहाजा सबसे पहले मैंने अपने वेरिएबल को कॉल किया जिसके अंदर हमारी क्लास फीड है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिट ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो फिट ट्रांसफॉर्म स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम जो कि यहाँ पर क्या है, टेस्ट है। इसी कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया, जहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ट्रेन लिख दूंगा। दैट्स इट। तो अभी अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ये इस तरह से प्लॉट हो रहा है जो कि एग्जीक्यूशन से पहले का है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख रहे हो कि जो मेरा डेटा था एक्स ट्रेन एंड वाई टेस्ट में वो +1 से -1 के दरमियान क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है, जो कि फ्यूचर प्रोडक्शन में हमारे मशीन या हमारे मॉडल के लिए क्या होगा, फिजिबल और ईज होगा। दैट्स इट। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने प्री प्रोसेसिंग पे काम किया, और ये ओवरऑल जो प्री प्रोसेसिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी मॉडल्स हम आगे बनाने वाले हैं उनके अंदर जो भी स्टार्टिंग का डेटा होगा वो इन्हीं चीज़ों पर बेस करेगा। यानी आपको कोई भी डेटा सेट दिया जाएगा उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइब्रेरीज लेकर आएंगे जैसे कि हमने इस सेशन पे किया। उसके बाद आप अपने डेटा सेट को डिवाइड करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा सेट में, जैसे कि यहाँ पर X और YX में किया। फिर उसके बाद अगर उसमें मिसिंग वैल्यू है तो हमें हैंडल करना है, और कौन से मिसिंग वैल्यू में हम मीन, मीडियन और मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज इस्तेमाल या यूज़ करते हैं, ये हम डेटा सेट देखने के बाद डिसीजन लेते हैं कि डेटा के अंदर वेरिएशन किस तरह की है, और उस वेरिएशन के रिस्पेक्ट से हम ये डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर मीन लगाना बेहतर है, मीडियन लगाना बेहतर है, या मोस्ट फ्रिक्वेंट स्ट्रैटेजी लगानी बेहतर है। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत होती है डमी वेरिएबल्स बनाने की, अगर वहाँ पर ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम डमी वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं। और साथ ही साथ हमने वन हॉट इनकोडर के ज़रिए से अभी हम देखा कि हम उस डमी वेरिएबल्स को मल्टीपल्स एट्रीब्यूट्स में लाते हैं, उसकी क्या वजह है वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट को डिवाइड किया, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में, कि जब तक आप अपने मॉडल को ट्रेन नहीं करते उसके बाद आप टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेन करें। और उसके बाद हमने फॉर बेटर प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज्ड किया, ठीक है, कि आपका डेटा जो है वो एक वेरिएशन के साथ, एक फ्लो के साथ काम करे ताकि प्रोडक्शन आसानी के साथ हो सके। ऑल्दो जो भी कोड है और ये मैं अपने ब्लॉग पे भी शेयर कर दूंगा, और इससे रिलेटेड वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं।